हेलो दोस्तों। रिसेंटली हमने पब्लिक और प्राइवेट दोनों बैंक के क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस पे डिटेल वीडियोस बनाए थे। आज हम एनबीएफसीज के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी काम है। एनबीएफसीज किसी एक बॉक्स में ना फिट नहीं होते। बैंक्स के अपने डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन ये काफ़ी हद तक सेम स्ट्रक्चर में ही काम करते हैं। लेकिन एनबीएफसीज के साथ ऐसा नहीं है। कुछ सिर्फ घर बनाना फंड करते हैं, कुछ गाड़ियों पे फोकस करते हैं और कुछ गोल्ड लोन्स या माइक्रो फाइनेंस में फोकस करते हैं। यहाँ तक कि बजाज फाइनेंस जैसे डाइवर्सिफाइड जाइंट्स के भी स्पेशलाइज्ड बिजनेस लाइंस होते हैं जिन पे वो ज्यादा फोकस करते हैं। इसीलिए एनबीएफसीज को एक यूनिफॉर्म कैटेगरी जैसे ट्रीट नहीं किया जा सकता, जहां सारे प्लेयर्स एक जैसे होते हैं। हेडलाइन लेवल पे सेक्टर बिल्कुल ठीक लग रहा है। इनफैक्ट इसने हेल्दी और स्टेडी ग्रोथ भी दिखाया है। सेक्टर के टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ईयर ऑन ईयर 18% बढ़े। लेकिन एनबीएफसी को एक ही सेक्टर नहीं माना जा सकता। लेकिन जब इसे कंपनीज के बेसिस पे अलग अलग किया जाता है तो डिफरेंसेस दिखने लगते हैं। होम लोन और व्हीकल फाइनेंस के ट्रेडिशनल ग्रोथ इंजन्स का मोमेंटम अब कम हो रहा है। ये दोनों बिजनेसेस मिलके एनबीएफसी लेंडिंग के 40% से ज्यादा हैं, तो इस स्लो डाउन पे ध्यान देना जरूरी है। ये कैपिटल अब दूसरे पॉकेट्स में जा रहा है, जैसे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन्स, गोल्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड लेंडिंग के कुछ सेक्शंस। ये पूरे सेक्टर में दिख रहा है, लेकिन ये इंडिविजुअल एनबीएफसीज के मिक्स एडजस्टमेंट में भी अब क्लियरली दिख रहा है। अगर इसके लिए अकाउंट किया जाए तो हमें इंडिया में क्रेडिट के डायरेक्शन में एक शिफ्ट दिखता है। आज के इस वीडियो में हम इसी शिफ्ट को समझेंगे। सबसे पहले हम हाउसिंग फाइनेंस पे फोकस करेंगे, फिर हम व्हीकल फाइनेंस के बारे में समझेंगे, इसके बाद हम माइक्रो फाइनेंस का कंडीशन समझेंगे, एंड में हम गोल्ड लोन्स के बारे में समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज या एचएफसी से शुरुआत करते हैं। कई सालों से एचएफसीज एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस मॉडल फॉलो करते हैं। ये होम लोन्स ओरिजिनेट करते हैं, मतलब एप्लीकेशन से लेके लोन अमाउंट के डिसबर्सल तक का पूरा प्रोसेस हैंडल करते हैं। इन लोन्स पे स्प्रेड्स कमाते थे और ये अपना बुक ग्रो करते थे। ये एक बहुत अच्छा फॉर्मूला था, लेकिन फिर बैंक्स को भी ये सेगमेंट बहुत लुक्रेटिव लगने लगा। बैंक्स इस बिजनेस के लिए स्ट्रक्चरली बेटर होते हैं। इनके पास लो कॉस्ट कासा डिपॉजिट्स होते हैं। ये बैंक्स के करंट अकाउंट्स और सेविंग्स अकाउंट के डिपॉजिट्स होते हैं। ये पैसे का सबसे सस्ता सोर्स है, जिससे इन्हें फंडिंग में एडवांटेज मिलता है। इतने सस्ते कैपिटल के साथ बैंक्स अपने होम लोन्स का प्राइसिंग बहुत एग्रेसिवली करते हैं, जिससे एचएफसीज कॉर्नर हो जाते हैं। अब इन्हें बैंक्स के रेट्स मैच करके अपने मार्जिन सैक्रिफाइस करने और प्राइसेस मेंटेन करके कस्टमर्स खोने के बीच डिसीजन लेना होगा। दोनों ही ऑप्शंस अच्छे नहीं हैं। इसीलिए पिछले क्वार्टर में प्राइम एचएफसी होम लोन्स, जो टिपिकली 20 to 30 लाख रुपीज से ज्यादा के होते हैं, वो ईयर ऑन ईयर बस 9% बढ़े। ये इंडिया के नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ से बस थोड़ा ही ज्यादा है। मतलब ये एनबीएफसीज अब ग्रो नहीं कर रहे हैं, ये बड़ी मुश्किल से हमारे इकोनॉमी के साथ ही चल पा रहे हैं। तो एचएफसीज ने अपने ऑपरेशंस में चेंजेस लाए। इनका ग्रोथ अब रिस्कियर प्रोडक्ट से आ रहा है, जैसे लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी या एलएपी, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस और लीज रेंटल डिस्काउंटिंग। प्राइम एचएफसीज का एलएपी बुक्स में ईयर ऑन ईयर 20% ग्रोथ हुआ। ये होम लोन्स के ग्रोथ रेट का ऑलमोस्ट डबल है। अफोर्डेबल एचएफसीज, मतलब 20 to 30 लाख रुपीज से कम के लोन्स में भी सिमिलर ट्रेंड देखने मिला। इनके होम लोन्स 18% बढ़े, लेकिन एलएपी फिर 35% के साथ इसका डबल ग्रो हुआ। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिस्टेड एचएफसीज में सबसे बड़े प्लेयर्स में से एक है। इसके इन्वेस्टर कॉल में कंपनी के मैनेजमेंट ने एक्नॉलेज किया कि ट्रेडिशनल होम लोन्स लैग कर रहे हैं और इन्हें नॉन होम लोन सेगमेंट में ग्रोथ के लिए पिवट करना पड़ा। ये भी एक चांस लेने जैसा है। अगर ये भी काम नहीं करता तो इन्हें प्लान बी या असाइनमेंट्स में शिफ्ट करना पड़ सकता है। मतलब ये दूसरे लेंडर्स के पूल्स खरीद सकते हैं और इनसे जो भी स्प्रेड कमा सके उस पे काम चलाएंगे। ये एचएफसीज के इकोनॉमिक लॉजिक में एक चेंज मार्क करता है। जो सैलरीड एम्प्लॉइज घर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हो, उसको लेंड करना यूजुअली सेफ होता है। बहुत कम लोग उस घर के साथ रिस्क लेंगे जिसमें वो रहते हों, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट्स रिस्की होते हैं। ये एचएफसीज के प्रॉफिट को रियल एस्टेट साइकिल्स या कमर्शियल डेवलपर्स के कैश फ्लो के साथ जोड़ देते हैं। इनके यील्ड्स बेटर तो होते हैं, इसलिए एचएफसीज इस सेगमेंट में परफॉर्म कर पा रहे हैं, लेकिन इससे एचएफसीज का रिस्क प्रोफाइल बदल रहा है। अब बात करते हैं व्हीकल फाइनेंस के बारे में। लास्ट क्वार्टर इस सेगमेंट ने एक कॉन्ट्रास्टिंग स्टोरी दिखाई। एक तरफ व्हीकल लोन्स में ग्रोथ स्लो था, लेकिन दूसरे तरफ व्हीकल फाइनेंसियर्स ने बेटर स्प्रेड्स रिपोर्ट किए। मतलब इनके लोन बुक्स नहीं बढ़े, लेकिन इनके मार्जिन्स बढ़ गए। पर ऐसा कैसे हो सकता है? इसे समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि कोर ग्रोथ स्लो क्यों था। जीएसटी रैशनलाइजेशन के कारण व्हीकल्स पे इफेक्टिव टैक्स रेट कम हुआ। ये कार सेल्स के लिए अच्छा था। स्मॉल पैसेंजर कार से एसयूवीज तक सारे सेगमेंट्स में वॉल्यूम्स बढ़ गए, लेकिन इसमें एक कंडीशन था।
लोअर टैक्सेस मतलब कार प्राइसेस भी कम हो गए, मतलब हर कार के लिए लोन का वैल्यू भी कम हो गया। इसलिए बहुत सारे डिसबर्समेंट्स के बावजूद लेंडर्स के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट फ्लैट ही थे। लेकिन इसके साथ इन कंपनीज के स्प्रेड्स बढ़ गए। देखो, व्हीकल लोन ज्यादातर फिक्स्ड रेट्स पे दिए जाते हैं, तो जहां होम लोन शायद बेंचमार्क के साथ फ्लोट कर सकते हैं, व्हीकल लोन्स ऐसा नहीं करते। इसीलिए जब आरबीआई लास्ट ईयर जैसे रेट्स कट करता है, तब होम लोन सस्ते हो सकते हैं, लेकिन आपकी गाड़ी के लोन्स के साथ ऐसा नहीं होता। ये पिछले साल एक प्रॉब्लम था, जब रेट्स बढ़े और एनबीएफसी के बोरोइंग कॉस्ट भी बढ़ गए, जिससे व्हीकल फाइनेंसियर्स के मार्जिन्स और कम हो गए। लेकिन 2025 में ये उल्टा हो गया, इनके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो गए। इनफैक्ट कई बड़े एनबीएफसीज ने अपने बोरोइंग कॉस्ट में 10 to 15 बेसिस पॉइंट्स का कंप्रेशन भी देखा। वहीं दूसरी तरफ इनके एसेट्स में सेम डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं हुआ। इनके बहुत सारे लोन्स हायर रेट्स पे दिए गए थे। ये टाइम के साथ कम हो सकता है जब ये रेट कट्स के बाद कम इंटरेस्ट पे लोन्स देने लगते हैं, लेकिन इनके बुक्स को जब एक साथ देखा जाता है तो इनका ब्लेंडेड यील्ड बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि इनके पुराने लोन्स बेटर और हाई यील्ड्स देते रहेंगे। इसीलिए इनके स्प्रेड्स पिछले क्वार्टर ऑटोमेटिकली बढ़ गए। लेकिन ये एक टेम्पररी टेलविंड है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स अपने लो तक पहुंचेंगे, इनके कम होते कॉस्ट ऑफ फंड के फायदे भी खत्म हो जाएंगे। फिर कंपटीशन, खास करके बैंक से इनके फ्रेश लोन्स के रेट्स को कम कर देंगे, भले ही इनके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सेम रहेंगे। तब इन एनबीएफसीज के स्प्रेड्स कम हो सकते हैं। इसीलिए अब बहुत सारे व्हीकल फाइनेंसियर्स भी एचएफसीज की तरफ पिवट कर रहे हैं। जैसे चोलामंडलम का एसएमई और होम इक्विटी एलएपी बुक्स 33% और 31% बढ़े। ये इसके व्हीकल सेगमेंट के 17% ग्रोथ से बहुत ज्यादा है। व्हीकल फाइनेंसियर्स खुद को अब डाइवर्सिफाइड लेंडर्स बना रहे हैं, जिन्होंने अपना बिजनेस व्हीकल फाइनेंस से स्टार्ट किया था। इनके रूरल और सेमी अर्बन ब्रांच नेटवर्क्स कस्टमर्स को हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल करने के पोर्टल्स बन रहे हैं। चलिए अब माइक्रो फाइनेंस पे अपना फोकस लाते हैं। माइक्रो फाइनेंस का परफॉर्मेंस कुछ समय से देखने में खराब लग रहा था। इसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कुछ समय से ही कम हो रहे हैं और इसके बोरोअर बेस भी कम हो गए थे। लेकिन अगर हेडलाइन से डीपर देखा जाए तो इस सेक्टर में स्टेबलाइजेशन के अर्ली साइंस दिख रहे हैं। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर एमएफआई डिसबर्समेंट्स ईयर ऑन ईयर 5% बढ़े और सितंबर क्वार्टर में तो ये 9% बढ़े। मतलब सेक्टर अभी तक खत्म तो नहीं हुआ है। ये थोड़ा ओवरहीट जरूर हो गया था, लेकिन ये एक डीलेवरेजिंग या एसेट्स बेच के डेट्स कम करने के पीरियड के बाद ये सेक्टर शायद उन पॉकेट्स में वापस ग्रो कर रहा है जहां ये कॉन्फिडेंट फील करता है। लेकिन हर किसी का कमबैक नहीं हुआ है। बैंक्स अभी भी इस सेक्टर में पीछे हट रहे हैं। इनका ग्रॉस माइक्रो फाइनेंसिंग बुक क्वार्टर ऑन क्वार्टर पूरे 21% गिर गया। जिन बैंक्स ने अच्छे सालों में एमएफआई यील्ड्स को चेज किया था, वो अब इससे अपना एक्सपोजर बहुत तेजी से कम कर रहे हैं। लेकिन स्पेशलाइज्ड एमएफआईज काफी स्टेडी रहे हैं। इनका लोन बुक ऑलमोस्ट फ्लैट था और इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बस 0.5% का फॉल आया। इनके डिसबर्समेंट्स एक्चुअली क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% बढ़े। इसका रिजल्ट तुरंत दिखा। इन इंस्टीट्यूशंस ने एक ही क्वार्टर में मार्केट शेयर कैप्चर किया। इनका मार्केट शेयर एमएफआई मार्केट के 42% तक बढ़ गया। मतलब जैसे जैसे जनरलिस्ट बैंक्स ने इस स्पेस को खाली किया, माइक्रो फाइनेंस के लिए स्पेशली बिल्ट टीम्स और कलेक्शन सिस्टम ने मार्केट शेयर वापस कैप्चर कर लिया। लेकिन इस सेक्टर में माइंडसेट शिफ्ट एक बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस और दूसरे प्लेयर्स ने भी इसके बारे में बात की। इनके हिसाब से अनसिक्योर्ड माइक्रो लेंडिंग में एक बिहेवियरल क्राइसिस चल रहा है। पहले ज्यादातर डिफॉल्ट्स पेमेंट्स ना कर पाने के कारण होता था, जैसे क्रॉप फेलियर, कोई मेडिकल शॉक या कोई नेचुरल डिजास्टर। बोरोअर पैसे वापस तो देना चाहता था, लेकिन वो पे कर नहीं पाता था। लेकिन अब कुछ अलग देखने मिल रहा है। बोरोअर्स अब पैसे पे ही नहीं करना चाहते। ये प्रॉब्लम फाइनेंसिंग के अच्छे टाइम से शुरू हुए थे। जब माइक्रो फाइनेंस बूम कर रहा था, बहुत सारे लेंडर्स ने सेम बोरोअर्स को अनसिक्योर्ड क्रेडिट दे दिया था। इसके कारण बोरोअर्स एक डेट रोल ओवर साइकिल में घुस गए। मतलब ये एक लेंडर से लोन लेके दूसरे लेंडर को पे कर रहे थे। लेकिन फिर रेगुलेटर्स ने रूल स्ट्रिक्ट कर दिए और लेंडर्स भी अपने लोन्स कम करने लगे। तो ये रोल ओवर गेम रुक गया और एक साथ बहुत सारे डिफॉल्ट्स होने लगे। और जैसे जैसे लोगों ने दूसरों को डिफॉल्ट करते हुए देखा, तो ग्रुप लेंडिंग का सोशल कोलैटरल या पैसे वापस करने का जो पीयर प्रेशर होता है, वो भी कम होने लगा। मतलब दूसरे बोरोअर्स को भी लगने लगा कि वो पैसे देना अवॉइड कर सकते हैं। इसी समय पॉलिटिशियंस भी लोन वेवर्स की बात करने लगे, जिससे सिचुएशन और बिगड़ गई। इसलिए ज्यादातर एमएफआई प्लेयर्स अब माइक्रो एलएपी, गोल्ड लोन्स और इंडिविजुअल लेंडिंग जैसे सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ग्रुप लेंडिंग मॉडल पूरी तरह से टूटा नहीं है, लेकिन क्रेडिट कल्चर रिपेयर करना एक बहुत स्लो प्रोसेस है। और जब तक ये नहीं होता, लेंडर्स अनसिक्योर्ड लोन बुक्स के साथ फंसे नहीं रहना चाहते। लेकिन जहां दूसरे सेगमेंट्स ने प्रेशर फेस किया, गोल्ड फाइनेंस इन सेगमेंट्स का प्रेशर रिलीफ वाल्व बन गया। गोल्ड इन्वेस्टमेंट का स्ट्रैटेजिक अपील क्लियर है। ये लोन्स कंसिस्टेंटली 18% से ज्यादा यील्ड देते हैं।
इसका कोलैटरल लिक्विड होता है, ये मार्क टू मार्केट भी होता है, मतलब इसका प्राइस मार्केट से लिंक्ड रहता है और ये आपके वॉल्ट में रहता है। एक एनबीएफसी के लिए इसका मतलब जीरो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए गोल्ड इनका ड्रीम लोन प्रोडक्ट है। इंडस्ट्री का गोल्ड एयूएम बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन इस ग्रोथ का ज्यादातर हिस्सा मैकेनिकल है। जैसे जैसे गोल्ड प्राइस बढ़ते हैं, पर ग्राम गोल्ड जितना लोन परमिट होता है वो भी बढ़ता है और इसके लिए एनबीएफसीज को नए कस्टमर्स की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे म्यूथुट का कोर गोल्ड बिजनेस ईयर ऑन ईयर 50% बढ़ा है। मनप्पुरम के एमएफआई सब्सिडियरी आशीर्वाद ने एक 156 करोड़ रुपीस का लॉस रिपोर्ट किया, तो इसने वापस गोल्ड पे पिवट कर लिया है और एक ही क्वार्टर में इसका गोल्ड बुक 23% बढ़ा। लेकिन गोल्ड के तरफ इस रश के रिस्क्स भी हैं। अगर गोल्ड प्राइसेस अचानक करेक्ट होते हैं या ये कम हो जाते हैं, सोचो 15% से, तो इन लेंडर्स के मार्जिन्स भी पूरे सिस्टम में कम हो जाएंगे। इन कंपनीज को अपने कोलैटरल्स ऑक्शन करने पड़ सकते हैं और वो भी ऐसे समय में जब मार्केट्स गिर रहे होंगे। इससे ट्रेडिशनल एनबीएफसी गोल्ड लेंडर्स के स्प्रेड्स कंप्रेस हो सकते हैं। लेकिन इन कंपनीज का गोल्ड से डाइवर्सिफाई करने का अटेम्प्ट भी फेल हो रहा है। जैसे मनप्पुरम के व्हीकल फाइनेंस का जीएनपीए 13.7% तक बढ़ गया है। इसका एमएफआई आर्म भी स्ट्रगल कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, एनबीएफसीज का ये स्ट्रगल कब तक चलेगा? आने वाले टाइम में कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा रिकवर कर पाएगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।